बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काजी। मरियम नवाज को जान से मारने या जानी नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम हो गई। नैब में पेशी के मौके पर मरियम नवाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पत्थर लगने से नहीं टूटा, बल्कि उन पर स्नाइपर गन से हमला किया गया। ये खदशात लीगी क़यादत जाहिर कर रही है। लीगी क़यादत का कहना है कि मरियम नवाज को नैब में तलब किए जाने का मकसद उन्हें घर से बाहर निकालकर नुकसान पहुंचाना था। इस बात की हतमी तौर पर तो कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या वाकई मरियम नवाज की गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन इस बात पर लीगी कारकुनों का इत्तफाक है कि मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा महज पत्थर लगने से नहीं टूटा। खुद मरियम नवाज ने भी एक वीडियो जारी की और उस वीडियो में उन्होंने इन खदशात का इजहार किया है कि जिस तरह उनकी गाड़ी का शीशा टूटा है वो पत्थर से कुछ ज्यादा ही है। मैं अभी घर पहुंची हूं और मैंने अपनी गाड़ी देखी है जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मेरी नहीं, मियां साहब की गाड़ी है। और आप ये देखें कि उसका हाल क्या हुआ है। हर तरफ से, हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और आप ये देखें, ये मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें जहां मैं बैठी थी, ये और ये सब, ये देखें, ये देखें, और ये है मेरी विंड स्क्रीन। ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखें, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज्यादा था। हर जानिब से ये देखें गाड़ी का हाल, हर जानिब से। अब एक बात तो तय है कि पत्थर लगने से गाड़ी पर निशानात मौजूद है, कुछ स्क्रैच भी आए हैं। वो खुद कह रही है कि पत्थर से कुछ ज्यादा था। अगर ज्यादा ना होता तो गाड़ी का फ्रंट शीशा या फ्रंट स्क्रीन ना टूटती। गाड़ी पर पत्थर चारों तरफ से लगे हुए नजर आ रहे हैं, दाएं बाएं के शीशों पर भी लगे होंगे, लेकिन शीशा सिर्फ फ्रंट स्क्रीन का टूटा है, सामने का शीशा चटका है। अब मैं आपको दिखाता हूं बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे कैसे होते हैं। क्या पत्थर लगने से या किसी और आहनी चीज लगने से बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा चटक सकता है, उसमें कोई दरार आ सकती है या वो टूट सकता है? Do you think a standard window would break? So a steel ball is absolutely fine to throw at your window if you're okay with a few scratches. Alright, now level 2. He's got a 1.5 kilo hammer. तो बुलेट प्रूफ गाड़ी ऐसी होती है कि जिस पर पत्थर लगे, हथौड़ा लगे या कोई भी चीज लगे, गाड़ी के शीशे पर निशान तक नहीं पड़ता। तो इस पूरी सूरत हाल का अगर बगौर और बारीकी से जायजा ले तो इस शुबे को तकवीयत मिलती है कि उन्हें वाकई या तो स्नाइपर गन से निशाना बनाया गया है, बुलेट प्रूफ होने की वजह से शीशे को नुकसान पहुंचा। गोली बहुत ताकतवर होती है और पत्थर और हथौड़े से ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन शीशा नहीं टूट सका, इसीलिए वो बुलेट प्रूफ कहलाती है। इसके फौरी बाद जब ये वाकया हुआ तो मरियम नवाज गाड़ी समेत वहां से निकल गई थी और कुछ देर के बाद वो दोबारा वापस आई थी। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मरियम नवाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा जो पत्थर से तो क्या, गोली से भी नहीं टूटता, लेकिन ताकतवर गोली से उसके शीशे में बाल आ सकता है। अगर पत्थरों से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे टूटने लगे तो फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी और आम गाड़ियों में क्या फर्क रह गया? ये अच्छी खासी महंगी गाड़ी होती है और ये सिक्योरिटी के लिए होती है। ऐसी गाड़ी जिसमें से गोली भी आर पार या गोली इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो कल मैंने भी अपने प्रोग्राम में इस खदशे का इजहार किया था। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुलकर उसकी तायीद कर रहे हैं कि आपके कारकुनों ने पुलिस के ऊपर पहले पथराव किया है, जवाब में पुलिस ने पथराव किया है। उन्हीं में से एक पत्थर मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी को लगा है और पंजाब हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि प्लान था आप लोगों का, आप लोगों ने कहा था कारकुनों से, आप लोग लेकर आए थे पत्थर। पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज की गाड़ी को
मेरी राय के मुताबिक जो है वो पत्थर नहीं लगा, और मैंने तो आज तक कोई पत्थर नहीं देखा कि जो जेन्युइन बुलेट प्रूफ गाड़ी को जो है उसका शीशा जो है उसको ब्रेक कर दे। और अगर इन बुलेट प्रूफ गाड़ीज का जो है वो शीशा सिर्फ पत्थर से ब्रेक हो सकता है, तो फिर तो ऐसे ही लोगों ने जो है वो ये उम्मीद लगाई हुई है कि जब हम इसमें बैठे होंगे तो हम बुलेट से भी जो है वो महफूज हो सकते होंगे। तो ये बात गलत है, ये कुछ और बात है। इसके ऊपर मेरा ये मुतालबा होगा कि गवर्नमेंट जो है इसको जो है वो रूल आउट करे, इसको इन्वेस्टिगेट करे। मुझे लगता है कि ये जो उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से कोई ये लेज़र गन फायर हुआ है, और ये बराह रास्त जो है वो मरीम नवाज़ के ऊपर जो है ये कातलाना हमला था। मगर राज साहब, तो मरीम नवाज की गाड़ी का शीशा पत्थर लगने से तो नहीं टूट सकता, तो फिर ये शीशा कैसे टूटा? अब ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री कौन हल करेगा? यकीनी तौर पर ये हुकूमती इदारे या कानून नाफज करने वाले इदारे कर सकते हैं। इसकी हुकूमत को तहकीकात कराना चाहिए, या फिर खुद नून लीग वालों को इस गाड़ी का फोरेंसिक कराना चाहिए। तो मरीम नवाज पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात की लीडर हैं, उनके ऊपर इस तरह का हमला होना खुद हुकूमत के लिए काबिले तशवीश होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई सानहा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत पर आयद हो सकती थी। तो अभी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी शफाफ तहकीकात कराए। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून की मुतबादिल क़यादत है, हो सकता है उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई हो। अब ये कोशिश उनके मुखालिफिन के सिवा कौन कर सकता है? तो एक तरफ तो मरीम नवाज को भी एहतियात करने की जरूरत है। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में वो लीगियों की बहुत बड़ी उम्मीद है, और जिस तरह इस वाक़े के बाद वो गाड़ी से बाहर निकली और कारकुनों से बात कर रही थी, वो भी खासा खतरनाक अमल था। तो लीगी क़यादत के हवाले से कोई संजीदा लाएअमल इख्तियार करने की जरूरत है। असूली तौर पर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, मरीम नवाज की न्याय में पेशी के मौके पर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के 58 कारकुनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस की जानिब से अदालत में यह कहा गया कि हंगामा आराई में मुलव्वस मजीद मुल्ज़मान की निशानदही और दीगर पहलुओं पर तहकीकात के लिए गिरफ्तार अफराद को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। नून लीगी कारकुनों की जानिब से मुस्लिम लीग नून के फरियाद अली शाह ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह मुकदमा सियासी है और कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए अदालत से इस्तदा है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा खत्म करके उन्हें रिहा किया जाए। अदालत ने फरीक़ैन के मौक़िफ़ सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मुल्ज़मान को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इसके अलावा एक फुटेज अभी आज मंजर आम पर रही है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से कारकुनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो किसी होटल में बैठे पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर खाना खा रहे थे। तो ये है वो मंजर जिसमें पुलिस एहलकार और गिरफ्तार होने वाले लोग मिलकर एक जगह बैठे खाना खा रहे हैं, और फिर वहां से पुलिस आके लोगों को उठा के ले जा रही है। यानी ये हंगामा आराई के जहां कहा जा रहा है कि नैब के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई के दौरान इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि शायद उसके बाद कहीं लोग मिल बैठे थे और फिर वहां से चुन के लोगों को उठाया गया या गिरफ्तार किया गया। तो ये भी एक मिस्ट्री है कि इतने इत्मीनान से बैठे हुए लोगों को हंगामा आराई के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। तो ये क्या वाक़या है, क्या पस मंज़र है इसका? इसके अलावा नून लीग ने भी एक दरख्वास्त दायर की है बहुत से यानी हुकूमत के अहम अफराद के खिलाफ कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त अभी एंटरटेन नहीं हुई। इसके अलावा पंजाब असम्बली वज़ीर इमरान खान, आई जी पंजाब शोएब दस्तगीर और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के इस्तीफे का मुतालबा किया गया, और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने एक करारदाद जमा कराई है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब की मां पर गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज की गाड़ी पर हमला किया, कारकुनों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। करारदाद के मतन में मज़ीद कहा गया है कि लाठीचार्ज से मुस्लिम लीग के कई रहनुमा जख्मी हुए, कारकुनान भी जख्मी हुए, और ये ईवान सियासी कारकुनों के खिलाफ आमराना हथकंडों के इस्तेमाल की मजम्मत करता है। दूसरी जानब पंजाब असम्बली में गुज़श्ता रोज़
लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर होने वाली हंगामा राई पर कार्रवाई के मुतालबे की करारदाद भी जमा कराई गई। ये करारदाद तहरीक-ए-इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से जमा कराई गई है और हुकूमत की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज की क़यादत में मनसूबे के तहत हंगामा राई की गई। जाती उमरा से लाए गए पत्थरों से पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और मरियम नवाज ने सूरत हाल कशीदा करके सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की। पंजाब पुलिस ने इस पर एहसन और खूबी से कंट्रोल पाया। इसमें मुतालबा किया गया है कि हंगामा राई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और गुफ्तगू कर रहे हैं वफाकी वजीर अली जैदी नैब के इशूज के ऊपर और नैब के सामने होने वाली पेशियों के हवाले से देखते हैं कि क्या फरमाते हैं वफाकी वजीर अली जैदी। बहरहाल ये बताएं, उस्मान बुज़दार साहब को कल तलब किया नैब ने, वसीम अकरम प्लस हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया। वो कहते हैं कि बड़े अजीब से केस में उस्मान बुज़दार को बुलाया, उनसे जान छुड़ाना चाहती है इस वक्त तहरीक इंसाफ, तो हम सपोर्ट करेंगे उनको। नून लीग की दीगर लीडरशिप ने भी ऐसा ही कहा है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं नॉनसेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको एक लफ्ज में डिस्क्राइब करता हूं, नॉनसेंस। अच्छा, मतलब आप अग्री नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं? नॉनसेंस। अच्छा, ये जो गलत के अगर है नहीं है वो एक अलग है, अब मैं उससे एग्री करता हूं कि नहीं करता, वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन ये शायद खाकान अब्बासी अगर ये समझ रहे हैं कि जी वो हमारे अंदर कोई तफरके पैदा करते अच्छा, तो नैब के इस तलब करने पे आपका क्या स्टैंड है? ठीक है, देखिए वो जिस चीज के ऊपर उनको तलब किया वो एक्साइज का काम है, वो अच्छा। वो सीएम का काम नहीं है ना। तो कितने और एक्साइज ने ऐसे दिए हुए होटलों के लाइसेंस, सो देयरफॉर सबको तलब करें फिर। तो ठीक है, नैब की मर्जी है, लेकिन आप पीछे खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल, लेकिन हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। वो नैब में जाए, अपना जवाब जमा कराएं लीगली और दैट्स इट। ठीक है, उनका इख्तियार है, कल मुझे बुला ले नैब, बुला सकती है ना, कोई सवाल पूछने किसी को भी बुला सकती है, हम जाएंगे, सवाल का जवाब देंगे और आ जाएंगे। नैब अगर उन्हें क्लियर कर देती है तो ठीक है, लेकिन नैब अगर कहती है कि आप कसूरवार हैं, फिर वो केस लड़ेंगे लीगल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बंद तो नहीं होगा इस मुल्क में। मतलब ओहदा छोड़ देंगे अगर ऐसा होता है तो ओहदा छोड़ मुझे देंगे। नहीं पता कि क्या होगा, वो तो फिर वील का क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अलीम खान ने छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? ठीक है, बिल्कुल छोड़ा था, नहीं छोड़ा था, तो फिर लेकिन हमारी सूरत हाल को फेस करने के लिए 100% तैयार है इमरान खान साहब, उसूलों की बुनियाद पर। हमारे यहाँ बड़ा सिंपल है, यार्ड स्टिक एक है सबके लिए कानून की। अच्छा, अगर हम देखिए, अगर नैब बुलाए किसी और केस में और गिरफ्तार कर ले किसी और केस में जिसका किसी को पता ही ना हो, और अगर हुकूमत के मुखालफिन पेश हो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, कैद कर लिया जाए, ना इल्जाम साबित कर सके, ना कोई रेफरेंस बना सके, तो फिर ये कैसी असूल पसंदी है और ये कैसा इंसाफ? नैब पर सवाल तो उठेंगे। अगर कोई परिंदा और जानवर भी कैद किया जाए तो वो कैद से पहले फड़फड़ाता जरूर है, अगर उसे पता हो कि वो कैद होने वाला है। तो इंसानों का तो रिएक्ट करना लाजमी है। अगर इतना ही आसान होता, नैब सवालात पूछता, पेश होने वाला जवाब देता और लौट आता, नैब मुतमईन ना होता, नैब केस बनाता, अदालत से गिरफ्तारी की इजाजत मांगता, फिर गिरफ्तार करता, तो ये तो इंसाफ के असूलों के मुताबिक होता है। मगर जब आप किसी को माज ये कहकर गिरफ्तार करें कि सवालात के जवाब से नैब मुतमईन नहीं है, तो इस बात का फैसला कौन करेगा कि जवाब तसल्ली बख्श थे या नहीं थे? इसका फैसला तो किसी अदालत में होना चाहिए। तो नैब से सवालात के जवाब देकर वापस आने की सहूलत अगर सिर्फ हुक्मरान जमात या उनके हमायती तबके को हासिल हो तो फिर सवाल उठते हैं। मुखालफिन तो बेचारे ये सोच के जाते हैं, बल्कि तैयारी करके जाते हैं कि नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा वाज़ेह फैसला दे चुकी है कि इस सारे मामले के पीछे हकीकत क्या है। इसलिए ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि वो लोग जो हुकूमत की गुड बुक में नहीं, वो नैब के सामने पेशी का मतलब यही समझते हैं कि नैब उन्हें पकड़ के अंदर कर देगी। तो सैकड़ों लोग इस वक्त नैब के केसों में बंद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, न उन पर केस चल रहे हैं, लेकिन वो कैद में है। हमजा शहबाज बगैर कोई जुर्म साबित हुए कैद में है। मीर शकील भी सवालात का जवाब देने गए थे, उन्हें पकड़ के बिठा लिया। तो नैब के सामने पेशी इतनी ट्रांसपेरेंट और सादा होती तो फिर रोना किस बात का था? ये अच्छी असूल पसंदी है कि किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाए जा रहे हैं, यानी तुम कत्ल करो कि करामात करो। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और बात करते हैं कुछ दोस्तों की। हमेशा उन्हें शरीफ ख़ानदान की बड़ी फ़िक्र भी रहती है, तो खबरें भी होती हैं उनके पास। वो देखते हैं कि
इस बार क्या खबर है और क्या तजिया है? आज मरियम तो टार्जन बन के वापस आई हैं। नहीं, उन्होंने फैसला किया था ना, नवाज शरीफ साहब रोज वहां से फोन कर रहे हैं कि फौज को टारगेट करना है, इमरान खान को टारगेट करना है, पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करना है, वो उसी पर लगी हुई है और यही उनका रूट है। शहबाज शरीफ क्योंकि वो अपने मसाइल में उलझ गए हैं और फंस गए हैं और बुरी तरह फंसे हुए हैं, वो बर वक्त अपने कार्ड्स खेल नहीं सके। पहले उन्होंने चौधरी निसार अली खान का बेड़ा गर्क कराया और वो गलत कराया, और आज अपना करा के बैठे हुए हैं, तो फिरते खार मीर कोई पूछता नहीं है। तो पहले दिन से उनको दोस्तों ने मशवरा दिया था कि आप एक तरफ हो जाएं, या नवाज शरीफ के साथ खड़े हों जो भी वो कहते जाते हैं, या उनके खिलाफ आप, वो मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाए। यानी वे हमें उससे गरज नहीं है। तो मरियम वापस आ गई हैं और वो सियासत करेंगी, और उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। और आज के वाक़यात जो है उन्होंने अपने कार्ड सही खेले हैं, वो पत्थर भी ले आई हैं, वो वर्कर्स भी ले आए हैं, उस सारा मुल्क से वो बंदे भी ले आए। मरियम नवाज बोले तो मसला, ना बोले तो मसला, पेशी पर अकेले आए तो मसला, यानी कारकुन साथ आए तो मसला। पंजाबी की एक मिसाल है कि आटा गूंदे हुए हिलदी क्यों और आटा गूंदते हुए हिलती क्यों नहीं। मरियम नवाज अगर अकेले नैब के सामने पेश हो जाती तो ये प्रोपोगंडा किया जाता कि मरियम नवाज कैसी लीडर है, उनके लिए एक कारकुन भी घर से बाहर नहीं निकला। अब अगर उनके साथ कारकुन निकले हैं तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। तो मेरा गुमान ये कि जिन लोगों को ये तवक्को थी कि मरियम नवाज को नैब की पेशी पर बुलाएंगे, उन्हें हरासा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि मरियम नवाज के पीछे कारकुन बाहर नहीं निकले, मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्लाफात बढ़ गए हैं, चचा और भतीजी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो उन्हें इस बात से खासी मायूसी हुई है कि मरियम नवाज जब बाहर निकली हैं तो अच्छे खासे लोग भी उनके साथ बाहर निकल आए हैं। तो अभी तो मेरे नज़दीक ये सिर्फ ट्रेलर चला था, तो उन्हें टार्जन का खिताब दिया जा रहा है। इस बात को हुकूमत के लोग नहीं मान रहे कि मरियम नवाज के साथ ज्यादा लोग बाहर निकले, लेकिन उनका हमायती मीडिया ना चाहने के बावजूद ये मान रहा है कि एक बड़ी तादाद मरियम नवाज की पेशी के वक्त बाहर निकली है। तो कल तक जो लोग ये दावा कर रहे थे कि वो बाहर नहीं निकलेंगी, उनकी खामोशी किसी मुआहदे का नतीजा है, वो इस बात पर परेशान है कि उनके सारे दावे झूठे पड़ रहे हैं। कल ये भी कहते थे कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है, उनको भी नून लीग ने बता दिया है कि अगर मुस्लिम लीग नून एहतजाज के लिए बाहर निकले तो फिर माहौल किस तरह का होता है। और आपसे हम खबर शेयर करें कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार नैब लाहौर के सामने पेश हो गए। नैब की तहकीकाती टीम ने वज़ीर आला पंजाब से 1 घंटा 40 मिनट तक पूछगिछ की। ज़राए के मुताबिक उनसे शराब के लाइसेंस के इजरा से मुतल्लिक सवाल किए गए और इसके अलावा उनसे उनके असासों की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने के बारे में सवाल किया गया और नैब ने उन्हें असासा जात का परफॉर्मा भी दे दिया है। ज़राए का कहना है कि उन्हें 12 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम किया गया, जिसमें उनके हवाले से रिश्तेदारों के नामों पर जायदादें बनाने के इल्ज़ाम में सवालात किए गए हैं, जबकि उनके असासों की तफसीलात भी मांगी गई है। ज़राए का मजीद कहना है कि 1 घंटा 40 मिनट की पूछगिछ के दौरान ये पूछा गया कि वज़ीर आला और उनके अहले खाना ने कितनी जायदादें खरीदी या लीज पर ली हैं, इस बात का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इन सवालात पर नैब से मजीद वक्त मांग लिया है। तो गए थे जनाब वज़ीर आला पंजाब ये बताने के लिए कि उन्होंने शराब का लाइसेंस जारी किया या नहीं किया, या उस पर इन्फ्लुएंस डाला या नहीं डाला। अगली डेवलपमेंट ये है कि उनसे उनके असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं, उनके रिश्तेदारों की जायदादों की तफसीलात मांगी गई हैं, बेनामी जायदादों के सबूत उनके सामने रखे गए और उनके मुतल्लिक उनसे सवाल किए गए हैं। तो ज़रा ये कहते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नैब ने 18 अगस्त को दोबारा तलब किया है। उस्मान बुज़दार को अपनी फैमिली के जो दीगर उनके रिश्तेदार हैं उनके हवाले से भी सवाल किए गए हैं, उनकी भी वो डिटेल देंगे। वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सिद्दीकी वो भी इस केस में नैब लाहौर के सामने पेश हुए, उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक निजी होटल को शराब का लाइसेंस जारी कराने के लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और इसके लिए उनके सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सिद्दीकी उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया।
तो नैब लाहौर ने आज ना सिर्फ उनसे इस शराब का लाइसेंस जारी करने के बारे में पूछगिछ की है, बल्कि इसके अलावा अब उसका दायरा कार बढ़ा दिया है और उस दायरा कार में उनसे जायदादों और असासों के बारे में पूछा गया है और ख़ासकर जनूबी पंजाब में उनकी जो जायदादें हैं उनकी कुछ तफसीलात ज़रा ये कहते हैं कि नैब के पास मौजूद है, उनके सामने रखी गई हैं और उनसे उनकी डिटेल्स मांगी गई हैं, उनके दस्तावेज़ात मांगी गई। इसके अलावा कुछ रिश्तेदारों के हवाले से जो सवाल उठ रहे थे, जिनमें ये कहा गया कि उनके किसी रिश्तेदार ने करोड़ों रुपए के एवज ये लाइसेंस जारी कराने में किरदार अदा किया, उनके बारे में भी उनसे सवाल जवाब किए गए। आगे बढ़ते और एक और मौजू पर बात करते हैं। अली मोहम्मद खान गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान शाहिद के साथ, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं और क्या मौजू है। हमारा है, ठीक है जी। नैब से मुकाबला आपका और नैब का आपकी बातों की बनाई हुई नैबें हैं, आपने चेयरमैन लगाया, आपने नैब लॉ नहीं रिफॉर्म किया, आप ही नैब के 34 पॉइंट का एनआरओ लेके आ गए हमारे पास। मेरा आपसे सिंपल इस्तदा यह है, सियासी मैदान आप और हम आपस में सियासी मुकाबला करें, नैब के साथ जो भी आपका कुछ है आप वो कला के जरिए करें। ये पुलिस वाले आपके और मेरे बच्चे हैं, ठीक है जी, ये आपके और मेरे ही बच्चे हैं, इनको अपनी सियासत की जवाब देने दें। मैं ये कहता हूं कि आपके वजीर साहब अगर ये कहें कि मैंने इमरान खान साहब की मिन्नत की है कि वो मीर शकील, एक सेकंड यार, एक सेकंड, आपके वजीर साहब ये कहें कि मैंने इमरान खान साहब की मिन्नत की है कि मीर शकील को नैब से छोड़ दें, माफी दे दें उसको, तो फिर मुझे ये बताएं कि मैं नैब से पूछूं या आपसे पूछूं? नैब तो आप चला रहे हैं। इसका भी जवाब मेरे से ले लें भाई, इसका भी जवाब, इसका जवाब लेते जाए ना। ब्रेक का जवाब कौन देगा जी, बताइए। ये आप उस वजीर साहब से पूछे कि उनके मीर शकील साहब से इतनी हमदर्दी क्यों है। जितना मेरा ताल्लुक है, जितनी मेरी मालूमात है, नायब इमरान खान साहब से डिक्टेशन नहीं ले। पॉइंट आ गया जी आपका। आज का इंटरेस्टिंग इवेंट है, मरियम नवाज साहिबा जिनके मुतालिक कहा जा रहा था वो खामोश है, ट्विटर अकाउंट खामोश है, नून लीग खामोश है, उन्होंने लीडरशिप अपनी नून लीग के हिसाब से दिखाई है। देखिए, शेर रशीद वफाकी वजीर है, उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने इमरान खान से दरख्वास्त की है कि मीर शकील रहमान को छोड़ दें, जिसके बाद ये तासुर और मजबूत हुआ कि नैब वजीर आज़म के कंट्रोल में है और वजीर आज़म अगर चाहे तो मीर शकील रहमान रिहा हो सकते हैं। जो कुछ नैब कर रहा है वो वजीर आज़म के कहने पर कर रहा है, यानी जिनको खान साहब पसंद नहीं करते वो नैब के जरिए पाबंदे सलासल हो रहे हैं। नैब उन्हें पकड़कर बंद कर देता है ताकि प्राइम मिनिस्टर को ये इत्मीनान रहे कि उनके मुखालफिन को सबक सिखाया जा रहा है। तो ये तासुर खुद हुकूमती वजीर के बयान से पैदा हुआ है। अगर ये तासुर दुरुस्त नहीं है और शेर रशीद के बयानात वज़ीर आज़म की गैर जानबदारी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो फिर शेर रशीद तो हुकूमत का हिस्सा है, फेडरल मिनिस्टर है, उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि वज़ीर आज़म को क्यों बदनाम कर रहे हो? इससे तो यही समझा जा रहा है कि शायद शेर रशीद खान साहब की मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि मुखालफिन पर खान साहब का रोब और दबदबा बना रहे। यानी एक वजीर इस बात से इनकार करता है कि नैब के पीछे प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा ये दावा करता है कि नैब चाली वज़ीर की मर्जी से रहा है, वो चाहे तो मीर शकील रहमान रिहा हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि साफ छुपते नहीं और सामने आते नहीं। हाँ साहब ये चाहते हैं कि उनके मुखालफिन को कम अज कम इस बात का अंदाजा रहे, वो किसी गलत फहमी में न रहे कि ये कोई काम कोई और कर रहा है, बल्कि उन्हें ये समझ रहे कि वो खान साहब के गैज़ो गज़ब का शिकार हो रहे हैं और नैब पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार गाजी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। मुजीबुर रहमान शामी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि उनका नुक्ता नजर क्या है। दूसरा फरीक नहीं था, पुलिस थी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे। क्या कोई दूसरे कारकुन भी थे किसी जमात के या कोई दूसरा गिरोह भी था जो जवाबी संगबारी कर रहा था? और फिर मैंने ये देखा है कि जब मरियम नवाज की जो गाड़ी है उसका रुख नैब के दफ्तर की तरफ था जी, तो फिर उसकी विंड स्क्रीन पर पत्थर कहां से आया? तो ये देखने की बात है और तहकीकात इस बात की होनी चाहिए क्या पुलिस वाले भी पत्थर मार रहे थे
देखिए आज तक तो हमने नहीं देखा कि पुलिस वाले पत्थर का जवाब पत्थर से दे रहे हों। वो लाठीचार्ज करते हैं, वो आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को गिरफ्तार करते हैं, अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं हवाई फायरिंग भी करते हैं। लेकिन ये कि वो पत्थर के मुकाबले में पत्थर चलाएं, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है, अनहोनी है, जो आज तक मैंने नहीं देखा कि पुलिस की तरफ से हजूम को इस तरीके से निशाना बनाया गया हो पत्थरों का। उल्टी गंगा बहना इसी को कहते हैं। पुलिस जो अवाम की मुहाफ़िज़ होती है, जब वो अवाम पर पत्थर बरसाए, गोलियां चलाए और अवाम के साथ मुकाबला करने लगे, तो फिर इसका मतलब सवाए मुआशरती बिगाड़ और इंतशार के कुछ और नहीं होता। मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस का सियासी इस्तेमाल ये कोई नई रवायत नहीं है। एक अरसे से पुलिस जो अवाम की मुहाफ़िज़ है, बाज़ औक़ात सियासी दबाव की वजह से अवाम से इस तरह का सलूक करती है जैसा दुश्मन मुल्क की फौजें या फातहीन करते हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है। ये एक कुशन होता है बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। अगर लोग किसी वजह से इश्ताल में भी आ जाए तो पुलिस जवाबी हमला नहीं करती, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ऐसा होता रहा है। सानहा मॉडल टाउन इसकी बदतरीन मिसाल है, जिसमें पुलिस के हाथों दर्जनों अफराद को बराह रास्त फायरिंग का निशाना बनाया गया। हालांकि ये पुलिस ही है जिसकी वजह से हम सब अपना घर बार बीवी बच्चों को पीछे छोड़कर तलाशे मुआश करते हैं, कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ रहते हैं, और हमारे घर बार सब पुलिस के रहमो करम पर होते हैं। पुलिस ना हो तो ये पूरा शहर या पूरा इलाका जंगलों में तब्दील हो जाए। अब ये जो कल का वाकया हुआ है, इसमें अगर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का पथराव दुरुस्त नहीं था, यकीनी तौर पर दुरुस्त नहीं था, तो पुलिस का जवाबी पथराव तो बिल्कुल ही गलत था। पुलिस तो अवाम की मुहाफ़िज़ होती है और अवाम के टैक्स पे चलती है, अवाम पर पथराव नहीं करती। बल्कि पुलिस का ये काम इस सूरत हाल में पथराव से बचना भी होता है और पथराव करने वालों को बचाना भी होता है। लेकिन कल की सूरत हाल देखे तो यूं लगता था कि जैसे दो फ्री कैन में मुकाबला हो रहा है। तो इस मामले मेरे ख्याल में पुलिस का रवैया भी कोई बेहतर नहीं था। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि वफाक कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने यह बयान आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुकम्मल तबाही है, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुक्मरान सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। एक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत शहरियों के बुनियादी हकूक फराहम करने में नाकाम हुई है। हुकूमत की नाकामी के नताइज बहुत खतरनाक होंगे। पिछले 20 साल में कराची में कुछ नहीं किया गया। सिंध हुकूमत काम कर रही है, ना ही लोकल बॉडी। चीफ जस्टिस ने इस केस में रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत लोगों को इस हाल में देखकर इंजॉय कर रही है, कहीं कानून की अमलदारी नजर नहीं आ रही। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सड़क बना देते हैं, हर गली मच्छर मक्खियों से भरी पड़ी हुई है, लोग पत्थर डाल डाल कर चल रहे हैं, पूरे शहर में गटरों का पानी भरा है, तो पूरा कराची अब गोट बन गया। जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने कहा कराची इस वक्त एक यतीम शहर बना हुआ है। वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन पर सोच रही है। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। आपने कराची से कश्मीर तक कुछ नहीं किया, अदालत ने एक्शन लिया तो तजावजात हटा देते हैं। क्या मेगा सिटी ऐसे चलते हैं? एडवोकेट जनरल सिंह ने अदालत को बताया कि कराची में 2 माह में तजावजात का खात्मा कर देंगे। हम तजावजात हटाने जाते हैं तो लोग मारने मरने पर तुल जाते हैं। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कराची में 38 बड़े नाले हैं। एनडीएमए ने कुछ चौक नालों को साफ किया। एनडीएमए ने शहर के 3 नालों को साफ किया। चीफ जस्टिस ने पूछा एनडीएमए से सारे नाले क्यों साफ नहीं कराए जाते? कराची में बारिश होने वाली थी, कोई इंतजाम नहीं किया गया। आप हेलीकॉप्टर और बड़ी गाड़ियों बैठकर देखने जाएंगे। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा सिंध को बेहतर कौन करेगा? सूरत हाल तशवीशनाक है, बिजली नहीं, पानी नहीं, और हुकूमत की रिट कहाँ है? पाकिस्तान मसाइल के हिसाब से बेहतर मालिक माना जाता है। क्या बाहर के मुल्कों में भी लोग मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? अदालत ने कहा हुकूमत तो बनी हुई लेकिन काम नहीं कर रही, लोग बेचारे मजबूर हो गए, नालों पर बैठकर घर बना रहे हैं।
यहां पर माफिया बैठे जिसका मकसद सिर्फ कमाई है। आपको पता नहीं किसकी जायदाद किसके नाम से रजिस्टर हो गई। आपने कराची से कश्मीर तक कुछ नहीं किया, जितने मनसूबे सिंध में शुरू किए सब जाया हो गए। कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, दादू समेत सिंध के किसी जिले में काम नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को आज अच्छा खासा चार्जशीट किया। उसके बाद कराची भर के नालों की सफाई के लिए एनडीएमए को हदायत दी और ये कहा कि एनडीएमए नालों के तरफ तजावजात भी खत्म करे और 3 माह में अदालत को रिपोर्ट करे। और नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरीम नवाज के मामूजाद भाई मोहसिन लतीफ को भी तलब कर लिया है। मोहसिन लतीफ को औकाफ की जमीन देने के केस में तलबी के नोटिस मौसूल हुए, जबकि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, लाहौर डेवलपमेंट LDA और औकाफ के अफसरान भी तहकीकात में शामिल हैं। मोहसिन लतीफ को नैब ने तलब कर लिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने सियासत में कदम रखने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान को चलाने वाला मैं था और मैंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। क्या कहा मियांदाद ने अपने एक यूट्यूब चैनल पर एक स्टेटमेंट में, उसकी खासी धूम है सोशल मीडिया पर। जावेद मियांदाद करके रोजगार तुम दे नहीं सकते, आज सबको बेरोजगार किया हुआ है। अब आई समझ उस दिन की बात की मेरी, मैं तुम्हारा कप्तान था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे। अब मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, बताऊंगा, तुम बात कर सको तो बताना मुझसे। तो मैं चलाने वाला ही मैं होता था, राइट। आप तो अपना राइट पता नहीं क्या बन के बैठे हो, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, खुदा बन के बैठे हो। जो आ रहे तुम्हारे अलावा तो किसी को पता नहीं, यहाँ तो कोई ऑक्सफोर्ड में नहीं गया, कोई कैम्ब्रिज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं की, किसी ने नहीं की। सोचो, अपने इर्द गिर्द को सोचो, जो लोग लेके आए हुए हो सोचो। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन खाता था कौन नहीं खाता था। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बाद में बोलते, पहले नहीं बोलते। मुल्क का आपको ख्याल ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर क्रिकेट पे उन लोगों को लाके बिठा दिया। ये बंदे ने क्या किया, मुझे पता है कि इसने क्या तुम्हारे लिए हेल्प की होगी और की थी। जावेद मियांदाद, तुम्हें ब्रुनेई में याद आ गया था, मेरे घर पे आप आके है ना, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी बन के गए थे। आज मैं बता रहा हूं, इसको डिनाई करके बताओ क्या बोला था तुम्हें। आज वो लोग भी है ना मुझे ताने देते हैं कि हमने तुझे बोला था ना। मुझे ना आने की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, मगर मैं पाकिस्तानी हूं। अब मैं पॉलिटिक्स पे भी बातें करूंगा, जो सही होगा वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब आके तो बताओ ना तुम जरा यहां। तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूं कि प्लीज बी ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए लड़ो, अपने आप को संभालो। दुनिया में हर आदमी अपनी कंट्री जहां ऐसी चीज होती है उसको संभालते हैं, मगर ये जो कराची, लाहौर और ये वो चीजें जो बंद हुई हुई है, ये फिर जन्म लेंगी तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, मुल्क के लिए मुसीबत हो जाएगी। ये मैं हमारी आदमी को सलूट करता हूं कि उन्होंने कितने अच्छे प्लान के साथ सबको है ना एक पाकिस्तान को इस तरीके से। तो साबिक नायब कप्तान ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं और प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट किया। वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने एहसान मानी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि वो जानते हैं कि उन्होंने खान साहब की क्या मदद की थी और क्यों बोर्ड के वो जो है वो प्रेसिडेंट बने बैठे हैं। जावेद मियांदाद ने यह भी कहा कि पता नहीं आप क्या बन गए, लग रहा है कि आप खुदा बने बैठे। तो मियांदाद जो कि खान साहब के बड़े पुराने दरीना दोस्त भी हैं और तब्दीली के बहुत ही ज़बरदस्त दाई थे, बहुत ही एडवोकेसी की इनकी बहुत रिस्पेक्ट है क्रिकेट के अंदर भी और क्रिकेट से बाहर भी। जावेद मियांदाद को भी लोग बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा, खरा और ईमानदार आदमी समझते हैं। उनकी ईमानदारी भी मुसल्लमा है। क्रिकेट में उन्होंने जब भी क्रिकेट खेली तो उसमें अब इज्जत कमाई। अब उन्होंने खान साहब के हवाले से जो बातें की है वो जाहिर है उनको भी तकलीफ है, वो भी मुल्क के हालात देख रहे हैं और वो समझते हैं कि खान साहब से जो तवक्कुआत और उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। तो उन्होंने भी अपना गम और गुस्सा इसका इजहार किया है। और ख़ासकर मैं भी समझता हूँ एक बात तो मियांदाद ठीक कर रहे हैं कि खान साहब के आने के बाद ये तो थी कि कम से कम जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो क्रिकेट के लोग हैं, हॉकी के लोग हैं या अदर स्पोर्ट्स है, उनमें बेहतरी आए। क्योंकि खान साहब का सारा तजर्बा तो स्पोर्ट्स का है, मुल्क चलाने का तजर्बा तो था नहीं। अब मुल्क को इत्तफाकन या उनकी किस्मत या उनकी
मुकद्दर का सितारा चमका, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो जैसे चल रहा है वो तो अपनी जगह चले। अब उसमें उनको मार्जिन दिया जा सकता है कि उनको तजर्बा नहीं था, लेकिन क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का तो उन्हें बहुत तजर्बा है। अगर क्रिकेट के खिलाड़ी भी उनसे रंजीदा है, स्पोर्ट्स के लोग भी उनसे खुश नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब का एक ये जो वाला हिस्सा है स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस का, वो भी फिर इस मामले में फेलियर है। फिर मियादाद का कम से कम ये दावा कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने में अहम किरदार अदा किया और खान साहब कप्तान नहीं थे, बल्कि पसे मंजर में रह के मियादाद कप्तानी करते थे। ये बहुत से लोग कहते रहे हैं, लेकिन अब मियादाद ने उनको इसका जो है वो ऑन एयर आके इसका इजहार कर दिया है। तो खान साहब के दोस्त हैं जी, उनके लगता है कि तब्दीली का जो उनका ख्वाब है वो भी शायद पूरा नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार का आदमी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।